हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स प्लेक्स। लर्न बाय हार्ट, कॉमर्स इन द हार्ट। गाइस, आज हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ ऑन द टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, पिछले हमने लास्ट दो टॉपिक्स ले चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कैसे था, क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी। ब्रिटिश रूल के पहले क्या थे हम, क्या नहीं थे। हमारी इंडियन इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही थी, कहाँ उसके बाद उनके आने के बाद स्टैंड करी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड लेक्चर में फिर हमने देखा था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि भाई प्री ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चीज़ें थी। अब हम थर्ड लेक्चर में देखने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, क्या वो डेवलप कर पाया कि नहीं कर पाया, क्या वो आगे बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाया, क्या वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे ही पिछड़ा रह गया, बैकवर्ड रह गया, बैकफुट पे चला गया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को 11th-12th के। बिकॉज यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोज़ के यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, ऑल द कोर्स ऑफ 11th and 12th। सो गाइस, वी स्टार्ट। ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का कि क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा वो देख लेते हैं। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide recognition and reputation. क्या? Worldwide recognition and reputation. ठीक है, हम भले ही एग्रीकल्चर सेक्टर हमको डोमिनेट कर रहा था। 85% हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डोमिनेंसी थी, जो डिपेंडेंसी थी इंडियन पॉपुलेशन की, वो काय पे थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोड्यूस तो कर रही थी, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो कर रही थी, और वर्ल्ड वाइड रिकोगनाइजेशन और रेपुटेशन भी पा रही थी। ऐसी बात नहीं थी, थोड़ा बहुत वर्ल्ड वाइड में उनको जान पहचान मिल रही थी, उनकी रेपुटेशन थी, ये सब चीज़ें उनके लिए हो रही थी, लेकिन बहुत कम पैमाने पे, बहुत कम स्केल पे। अब नोट करने की बात, इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स सुपर्ब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्रीज की मैं यहाँ बात कर रहा था, जिस इंडस्ट्री की हम यहाँ बात कर रहे थे, जिनके प्रोडक्ट्स थोड़े स्पेशल, जो स्पेशल रेपुटेशन पा रहे थे, वर्ल्ड वाइड इंजॉय कर रहे थे, वो थी क्या, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बट लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड एंड कोल इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। मैंने वही कहा था वीडियो के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि क्या हम एग्रीकल्चर सेक्टर वाली हालत थी या उससे कुछ बेटर था इंडस्ट्रियल सेक्टर में? नहीं, ऐसा नहीं था, हमारा भी वही था। कोई साउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, कैन नॉट, कुड नॉट डेवलप अ साउंड एंड गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम नहीं डेवलप कर पाए। ठीक है, कहाँ पे, अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंडर हम नहीं डेवलप कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए वो हम आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द रीजन्स दैट वाई इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज इन पुअर सिचुएशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या वो रीज़न थे, क्या वो वजहें थी जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत बुरी कंडीशन या पुअर सिचुएशन में था ब्रिटिश रूल के अंदर। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। मैं थोड़ा सा बाहर की पिक्चर दिखा रहा हूँ, कवर पेज, फिर ये इन टॉपिक्स के ऊपर अंदर ब्रीफ में डिस्कशन किया है मैंने। पहला रीज़न था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या होता है वो बताऊँगा। सेकेंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर मार्क कर लेते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड नंबर पे है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। थर्ड नंबर पे है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। फिफ्थ, डिमांड पैटर्न चेंज्ड। सिक्स्थ इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सेवेंथ इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज। एक्चुअली मैंने ये जो पेज है, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ ड्रॉ इसलिए कर दी हैं ताकि आपको ब्रीफ में अंदर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है मैंने, तो आपको ब्रीफली आइडिया रहे कि क्या क्या पॉइंट्स है वो मैंने इसमें दे दिया है। बाकी सेम चीज़ें नोट्स में आपको PDF में नीचे डिलीवर कर दूंगा, तो आप लिंक से डाउनलोड कर लेना, उसमें भी ये चीज़ वहाँ आपको दी जाएंगी। तो आते हैं हम ब्रीफ डिटेल डिस्क्रिप्शन में। ब्रीफ हमने कर लिया, अब हम डिटेल पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब तो पता होगा ना कि भाई इंडस्ट्रीज आना, इंडस्ट्रीज लगना। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या, जैसे उसका उल्टा कि इंडस्ट्रीज को बंद करना, इंडस्ट्रीज का समापन होना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आपको मैंने अभी बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन था किसका, इंडस्ट्रीज थी किसकी, मोस्ट ऑफ द मोस्ट हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जो था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। और एक्चुअली सिर्फ इंडिया का, सिर्फ वर्ल्ड वाइड इसलिए फेमस था क्योंकि इसको बहुत बड़े, क्योंकि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ही फ्लरिश कर रहा था, बहुत ही, मतलब इसको
इंडिया के लोग तो खरीदते ही थे, लेकिन बाहर के रानी महाराजा, इनफैक्ट इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ थी, किंग थे वहाँ के, वो लोग तक इसको पहनते थे। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था, तो इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। तो हमारा वो हैंडीक्राफ्ट ख़त्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो इतना तो पता था कि यदि हमने इनका हैंडीक्राफ्ट ख़त्म नहीं करा तो हम हमारी जो हमको जो अपनी दाल घरवानी है आगे इंडिया की इकॉनमी में, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंडीक्राफ्ट हमारा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत बड़ी बढ़िया सी योजना बनाई, जिसको इसका नाम बहुत फेमस होता है, टू फोल्ड पॉलिसी। ये पॉलिसी बड़ी फेमस थी। टू फोल्ड पॉलिसी, वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, वही लगाया उन्होंने। पहला निशाना यहाँ लगाया, दूसरा निशाना, तीर एक चलाया, निशाने दो लग गए, एक इधर और एक इधर। टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, वही चीप माने कि सस्ता माल उठाना, रॉ मटेरियल्स का सस्ता माल उठाना इंडिया से, और उसको कहाँ डिपोर्ट कर देना, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में, ताकि वो क्या बना पाए, फिनिश प्रोडक्ट्स बना पाए। सस्ता माल उठाना, कच्चा माल उठाना, सस्ता कच्चा माल उठाना इंडिया से, रॉ मटेरियल उठाना इंडिया से चीप रेट पे, और उसको ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए डिपोर्ट कर देना, ताकि वो लोग वहाँ ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को यूज़ कर सकें, क्या बनाने के लिए, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। यानी ब्रिटेन में तो कुछ था नहीं, वो तो वैसे बेचारा कुछ था नहीं वहाँ, होता तो था नहीं वहाँ, आज भी नहीं होता, वो बाहर से ले लेके अपना काम चलाता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या करा उसने, अपने आप को डेवलप करने के लिए इंडिया से रॉ मटेरियल लिया, ले जाके अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को दे दिया, ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला के अपना फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच सकें। सेकेंड नंबर पे आता है टू सेल्फ ब्रिटिश फिनिश गुड्स इन इंडियन मार्केट्स एट हायर प्राइसेस। यानी क्या करा जाए, पहले तो इंडिया से रॉ मटेरियल लिया, ले गए उसको ब्रिटेन में जाके उसको किया मैन्युफैक्चर, और वापस मैन्युफैक्चर करके कहाँ ले आए, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके गए, ब्रिटिश में जाके ब्रिटेन में लेके गए, ब्रिटेन में जाके उन्होंने मैन्युफैक्चर करके वापस कहाँ भेज दिया, इंडिया, और इंडिया के मार्केट में जाके उसे बेच दिया। तो भाई, तो हमसे सस्ते में ले जा रहे हो, 500 रुपये का माल तुम हमसे ले जा रहे हो ब्रिटेन, ठीक है, सस्ते में, वहाँ जाके तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, हमारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी छीन ले रहे हो, और वापस वही प्रोडक्ट ला के हमको 1200 या 1500 में आके बेच रहे हो, सीधा सीधा तुम मुनाफा कमा रहे हो। और भाई 1200-1500 पर बहुत कम मुनाफा बताया, उनका मुनाफा तो बहुत ज़्यादा रहता था, 90-80% का उनका प्रॉफिट रेशियो रहता था। अब इसके लिए एक नोट, दिस टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल गेव द मैक्सिमम बेनिफिट टू देयर होम कंट्री। सीधी सी बात है ना, मैंने जो पूरी आपको साइकिल बताई इनकी, जो ये रॉ मटेरियल साइकिल थी, रॉ मटेरियल डिपोर्ट साइकिल नाम दिया मैंने इसको, किसी किताब में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये रॉ मटेरियल डिपोर्ट साइकिल, ये नाम मैंने दिया है इसको। तो द टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल गेव द मैक्सिमम बेनिफिट टू देयर होम कंट्री। यानी कि जो मैंने आपको साइकिल बताया ना, रॉ मटेरियल डिपोर्ट साइकिल, ये साइकिल को चलाने से ब्रिटिश लोगों ने क्या करा, अपना कंट्री, अपनी होम कंट्री को ही फायदा दिया। सिंपल सी बात है, इंडिया का तो कुछ फायदा था ही नहीं। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम, सेकेंड। पहला क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड है अपना डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट क्या बोलता है, द एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स वर रिस्ट्रिक्टेड। जो ब्रिटिश गुड्स की जो एंट्री थी वो अनरिस्ट्रिक्टेड थी, सॉरी इट्स वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। जो ब्रिटिश के गुड्स की जो इंडिया में एंट्री थी ना, वो खुल्लम खुल्ला थी, जितना गुड्स लेके आना ले आओ इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ से बना के इधर लेके आओ और खूब बेचो हमारे इंडिया के मार्केट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फायदा तो किनको होना है, ब्रिटिश को ही होना है। रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट और ड्यूटी, ठीक है, जो रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था ना, एक्सपोर्ट का मतलब क्या, इंडिया के बाहर भेजना, जो भी कच्चा माल रॉ मटेरियल हम इंडिया के बाहर बेचते थे, उसकी कॉस्ट और ड्यूटी फ्री थी, बहुत कम नहीं, फ्री थी। एंड इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और ब्रिटिश गुड्स जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया, उसका इम्पोर्ट भी फ्री था, और रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट भी फ्री था। मतलब ना हींग लकड़ी ना फिटकरी, सारा काम अपने फ्री में करा लेना है, ठीक है, कुछ पैसा देना नहीं पड़ रहा था। थर्ड पॉइंट था, इम्पोज्ड हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गुड्स। लेकिन हमारे लिए दिक्कत थी, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, हमारे जो काम के प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, हम जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हम सोचे कि हम बाहर जाके बेचेंगे ना, तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगाना। थोड़ी बहुत भी लगा लो तो फिर भी ठीक है, तुम तो फ्री में भेज रहे हो बाहर अपने सामान, हमसे थोड़ी ड्यूटी ले लो, नहीं, थोड़ी ड्यूटी नहीं लेंगे, पूरी के साथ डबल ड्यूटी लेंगे हमसे। एक्सपोर्ट हम करेंगे तो भी, और यदि हम वहाँ से हम यदि वहाँ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ, तो इम्पोर्ट तो खैर वो लोग, हम इंडिया का सामान बाहर से क्यों इम्पोर्ट करेंगे, हम तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ही करेंगे ना। तो हम यदि हमारा सामान इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मटेरियल जो है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो भी सामान है, यदि वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन के मार्केट में कहीं भी, तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी जाती थी। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया के जो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे, और अपने गुड्स वो लोग क्या कर लिए, उन्हें फ्री में मंगा लिए,
अपने गुड्स भी उनने वहाँ से फ्री मंगा के इंडिया के मार्केट में डिप्लॉय कर दिए, और हमारा जो रॉ मटेरियल था उसका एक्सपोर्ट भी उन्होंने फ्री रखा। यानी खुद खुद की जेब से तो अठन्नी भी नहीं जा रही थी, हमारी जेब से 100 का नोट निकलवा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अभी देखो, अभी आपने पढ़ा था कि भाई डिक्लाइन तो हो गया इंडस्ट्रीज का, लेकिन उसका इफेक्ट क्या था, उसका बुरा इफेक्ट क्या था। उसके बुरा इफेक्ट दो भाग में था। पहला पार्ट था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा था इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखो, मैंने हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के नीचे एक छोटा सा एक मार्क लिखा हुआ है। रिजल्ट क्या था, फोर्स टू टेक एग्रीकल्चर एज देयर आर्टिशियंस लाइवलीहुड। ये ब्रिटिशर्स ना बड़े चालाक थे, चालाक लोमड़ी के ही समान मान लो। क्या करा, पहले तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद करवाने की कोशिश करी, बंद करवाई दी थी। हैंडीक्राफ्ट क्या करा पूरा, ऑब्वियसली बात है, तुम ब्रिटेन का माल इंडिया में लेके आके बेचोगे, सस्ते दामों पे बेचोगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बाहर मशीन से बना हुआ सामान सस्ता ही पड़ेगा ना। तो यहाँ के सस्ते दाम में बेचा तो इंसान तो भैया, इंसान की फितरत है, यदि 10 रुपये की चीज़ मिल रही होगी और एक 8 रुपये की चीज़ मिल रही होगी, 9.5 रुपये की चीज़ मिल रही होगी ना, तो 50 पैसा बचा के 9.5 रुपये की चीज़ जरूर खरीदेगा। ठीक है, तो उसने इसी का फ़ायदा उठाया और सस्ता माल यहाँ इंडिया में बेचा। तो इंडिया के मार्केट में क्या हो गया, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स बिकने लगे, साथ ही साथ इंडियन का जो प्रोडक्ट्स थे वो कम होने लगे। क्यों, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ थोड़ी महंगी रहती है, और तो इंसान सस्ती चीज़ खरीदेगा। तो एक तो ये पहला तो एक रीज़न ये रहा कि हम हमारा ही सामान हमारी कंट्री में बेचना बंद हो गया। दूसरा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि हमारे पास एक्सपोर्ट करते थे हम सामान, तो हमारे पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, वो भी नॉर्मल नहीं, डबल लगाते थे हायर रेट्स पे। तो हम तो ना ब्रिटेन में सामान बेच पा रहे थे, और ना हम ब्रिटेन के ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं बेच पा रहे थे, और हम इंडिया में भी सामान नहीं बेच पा रहे थे। तो इसलिए हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो क्या हो गई, बंद। और जब इंडस्ट्रीज बंद होगी तो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे ना। और यदि वो अनएम्प्लॉयड होंगे तो क्या, उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में जाके क्या, इंडिगो उगवाएंगे। इंडिगो क्यों उगवाएंगे, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन में फ़ायदा करवाना है, इसलिए वो कम कैश क्रॉप्स उगवाएंगे। क्यों, ताकि ब्रिटेन में फ़ायदा करवाना है। तो ये देखो, आपने देखा ना, पूरी एक चालाक वाली साइकिल उन्होंने चलाई, कि मतलब हर जगह से कैसे कैसे दिमाग लगाया, और फाइनली वो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसका रिजल्ट क्या रहा, फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट, यानी कि बाहर से बनाया हुआ ब्रिटेन का माल इंडिया में लाना। ब्रिटेन का बनाया हुआ, ब्रिटेन के बनाया हुआ माल कहाँ लेके आना, इंडिया लेके आना। यदि ब्रिटेन से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप इंडिया में लाके बेच रहे हो, तो वही ना इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स ही कर रहे हो। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, कंपटीशन बढ़ गया मशीन मेड गुड्स का। अब इंडिया के कारीगर क्या हाथ से बनाते, इंडिया में तो था नहीं इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स तो थी नहीं। तो इंडिया में तो भैया जो सामान, मान लो एक चीज़ चादर बनाने के लिए कम से कम उसको 10 दिन लगते हैं, एक हाथ कारीगर को। तो मशीन एक दिन के अंदर 10,000 चादर ही बना सकती है, 20,000 ही बना सकती है, 30,000 ही बना सकती है, जैसा मास प्रोडक्शन करवाए। तो अब जो एक मशीन एक दिन में 10,000 चादर बना रही है, और एक इंसान जो है हाथ से बुन के चादर बना के उसको 10 दिन लग रहे हैं, तो फास्ट फेस प्रोडक्शन किसका रहा, मशीन वाले का रहा ना। और मशीन में जब बल्क में सामान बनता है तो सस्ता ही पड़ता है बेटा। तो सस्ता पड़ता है तो इंडियन सस्ता माल खरीदेंगे, जो कि इंडियन लोगों की फितरत होती है। और दूसरी चीज़ क्या, सामान जल्दी अवेलेबल होता है तो वो खरीदेंगे। अब जो 10 दिन में बना कर देगा ये चीज़, उसके लिए कौन वेट करेगा। तो इसलिए हमारे पास जो था वो कंपटीशन बढ़ रहा था, और इस कंपटीशन बढ़ने के चक्कर में क्या हो गया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो गई। ठीक है, फ्लॉप हो गई, बंद हो गई, डब्बा बंद हो गई, और हमको एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स जाना पड़ा। और उस एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स जाने, और वो भी एग्रीकल्चर भी हमको ब्रिटिश के मुताबिक करना पड़ा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर आते हैं हम अपने फोर्थ ऑफ द पॉइंट पे, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो मशीन्स बनाती हैं, टूल्स बनाती हैं, ठीक है। और इन मशीन टूल्स बना के तो फिर आप आगे फर्दर प्रोडक्शन कर पाते हो। तो कैपिटल इंडस्ट्रीज वो होती हैं बड़ी बड़ी, जो वो सामान बनाती है, मशीन्स के सामान बनाती है, मशीन बनाती है, टूल बनाती है, स्टील बनाती है, आयरन बनाती है। तो ये सब चीज़ें कौन बनाती है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट बनाएंगी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बड़े बड़े भारी भारी सामान बनाएंगी। तो इनकी भारी कमी थी इंडिया में, बहुत बड़ी कमी थी। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड देयर वर वेरी लेस कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, इंडस्ट्री करनी है, जो आपके पास आयरन नहीं है, स्टील नहीं है, आपके पास बड़े बड़े मशीन्स नहीं है, तो आप कहाँ से काम करोगे। मशीन बना लोगे तो उनके रिपेयर पार्ट्स नहीं है, तो फिर जब मशीन ही नहीं होंगी तो आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इंडिया में आएगा। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आ नहीं पाया इंडिया में। British government did not pay any attention on or focus for promotion of capital good industries. Capital good industries जो मैंने यहाँ बताया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई did not pay any attention, उनने कोई अटेंशन ही नहीं दिया। तुम जाओ तुम्हारा काम जाने,
हमको तो हमारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, हम तो हमारा रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं। और एक मेन कारण ये था, यदि वो यहाँ ध्यान दे दिए होते, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा दिया होता, हमारे यहाँ मशीन में लगवा दी होती, हमारे यहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज लगवा दी होती, तो एक बात बताओ ना, इंडिया से रॉ मटेरियल निकल के सामान इंडिया में नहीं बनता। फिर ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल बचता क्या? नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल निकलता, इंडिया की इंडस्ट्री में बनता और इंडिया ही में बिकता। तो क्या होता, इंडिया की इकॉनमी फ्लरिश करती, उनके लिए रॉ मटेरियल्स तो बचता ही नहीं ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, मशीन ही मत बनाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉरवर्ड ही मत करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो ही मत इंडिया में, तो क्या होगा, रॉ मटेरियल रहेगा, उठा के हम ब्रिटेन ले जाएंगे। वही नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू डिपेंड ऑन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फॉर फिनिश गुड्स। वो चाहते थे कि ये इंडियंस जो हैं हमारे हमारे ऊपर डिपेंड रहे, मतलब हम जो सामान ब्रिटेन से बना के ला के यहाँ दें उस पर डिपेंड रहे, खुद का तो ये कुछ बना ही ना पाए। खुद का कुछ बना लेंगे तो रॉ मटेरियल हमारे लिए छोड़ेंगे नहीं ना फिर तो, क्योंकि इंडियंस तो एक बार कुछ चीज़ हाथ आ गई तो फिर छोड़ने वाले थोड़ी ना होते हैं, आसानी से छोड़ते हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड पैटर्न चेंज। डिमांड पैटर्न चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, मेरे को 15 रुपये की चीज़ 14.5 रुपये मिलेगी और जल्दी मिलेगी, तो मैं क्या करूँगा, वही खरीदूंगा ना, और फैशनेबल भी है। जो 15 रुपये वाली प्रोडक्ट मिलता है ना मुझे, वो आउटडेटेड है, कोई इतना फैशन नहीं है उसमें। और लेकिन 14.5 रुपये वाला, यानी कि 14 रुपीज़ 50 पैसा वाला, मुझे 50 पैसा, 14 रुपीज़ 50 पैसा वाला भी यदि मुझे कोई सामान मिल रहा है, और वो 15 रुपीज़, यानी कि जिसमें मुझे 50 पैसे ज़्यादा देने हैं बस, उस सामान से ज़्यादा फैशनेबल है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं वही खरीदूंगा ना। मैं क्यों 15 रुपये वाला सामान खरीदना चाहूँगा? तभी तो हम चाइना के मोबाइल खरीदते हैं, सस्ते मिलते हैं और थोड़ी क्वालिटी में ठीक ही रहते हैं। पहले तो बेकार थी, अब थोड़ी बहुत ठीक कर दी उन लोगों ने, लेकिन आप फिर भी हमको दूसरी इंडियन प्रोडक्ट से तो हमें ज़्यादा फीचर्स दे रहे हैं, तो हम सोच रहे कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे, तो हम वही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ना। तो हम वही तो किया, अभी भी हम वही कर रहे हैं, हम तब भी वही करते थे। ठीक है, हम तब अभी आज भी हम कोई सा सीख नहीं रहे हैं, हमने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है। आज भी हम चाइना के फ़ोन ज़्यादा खरीद के हम उधर की इकॉनमी बढ़वा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं। उस टाइम ब्रिटेन यहाँ पे इंडिया में डंप कर रहा था सामान, आज चाइना डंप करता है। ठीक है, अभी आंधी चली है बॉयकॉट चाइना, लेकिन देखते हैं कितनी लंबी जाती है। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का बहुत लिमिटेड रोल था, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं वो थी ही नहीं। मात्र एक रेलवे था, क्या था, एक रेलवे था, और वो रेलवे का भी आगे बताऊंगा कि वो रेलवे भी ब्रिटेन ने अपने मतलब के लिए बनाया था। कह तो रहे थे इंडिया में बहुत डेवलप कर गए, रेल दे गए, बहुत अच्छा काम कर गए, लेकिन वो सब अपना काम करने के लिए करके गए, इंडिया का कुछ उन्होंने भला नहीं करा था। द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स, और ये भी ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथ में था और किसी के पास नहीं था। बस यही गिनी चुनी एक रेलवे हो गया, पावर कंजम्पशन के लिए बिजली घर लगा दिए थे, और कम्युनिकेशंस के लिए टेलीलाइंस बिछा दी थी, बस उतना ही काम था उनका। इससे ज़्यादा और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ पब्लिक सेक्टर में, कोई डिपेंडेंसी नहीं हुई हमारी। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज, अब रेलवेज तो बना दी, लेकिन अब वो रेलवे के डब्बे में किसका सामान जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग साइट से पोर्ट पर, और फिर पोर्ट से शिप में लाद के ब्रिटेन। ठीक है, यदि हमें इंडिया के ब्रिटेन से यदि सामान आया पोर्ट पर, फिनिश गुड्स आए ट्रेन में डाल के, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, नई दिल्ली, मतलब इंडिया के सारे शहरों में भेज दी जाएंगी, उसका काम के लिए बनाया गया था रेलवेज। तो ये इसने एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट रोल प्ले किया, क्योंकि इंडिया के सामानों को तो रेलवे में एंट्री लेते ही नहीं थे। आप जाओ बैलगाड़ी पर रख के, आप लेके जाओ तांगा पर रख के, आप उससे जाके ट्रांसफर करो। अब बेचारे एक भोपाल से चलता है वो तांगे पर रख के सामान, वो पहुंचता है विदिशा, पहुंचने में उसको एक दिन लग जाता है पहुंचता है। विदिशा छोड़ो, आप दिल्ली तक ले लेते हैं, दिल्ली तक जाने में उसको लग जाते हैं 10 दिन 12 दिन, और यहाँ ट्रेन से वो एक दिन में पहुंच जाएगा। उस टाइम तो खैर 1.5 दिन लगते हैं दिल्ली पहुंचने में, लेकिन एक दिन और 1.5 दिन में पहुंच जाएगा। अब एक सामान 1 या 1.5 दिन में पहुंच जा रहा है, और दूसरा वाला सामान लेके 12 दिन बाद आ रहा है, तो इंसान तो वो उस पहले वाले से खरीदेगा ना, जो फटाफट डिलीवरी दे पाएगा। तो यहाँ एक काम बिगाड़ दिया उन लोगों ने। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड करते हैं, फाइनली कंक्लूजन की नोट को हम कंक्लूजन में बात करते हैं। फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया रिमेन बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पे जैसे एग्रीकल्चर की बैकफुट पे खेल रहा था, वैसे ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैकफुट पे खेल रहा था, यानी वो भी कहाँ था, बैकवर्ड ही रह गया, वो भी आगे डेवलप नहीं कर पाया। ठीक है, कुल मिला के 100 बात की एक बात भी यही थी। इसका भी उन्होंने खूब, ब्रिटिश लोगों ने खूब इंडस्ट्री सेक्टर का भी खूब भरपूर अपने लिए यूज़ किया, इसलिए बैकवर्ड रह गया। एग्रीकल्चर सेक्टर का भी अपने लिए यूज़ किया, बैकवर्ड रह गया। वरना यदि इंडिया के लिए यूज़ किया जाता तो इंडिया बहुत फ्लरिश करता, इंडिया में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन अपने लिए फ़ायदे के लिए यूज़ किया गया तो वहाँ दिक्कत हो गई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग, अभी ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन इससे काफ़ी बार आ जाता है।
और ये हाँ, एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, फर्स्ट चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। लेकिन इसमें से भी बेसिक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं या जो उठते हैं वो यहाँ से उठते हैं कि पूछ लिया जाता है कि टू फोल्ड पॉलिसी क्या थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, ठीक है, आपका जो क्या बोलते हैं ये जो पब्लिक सेक्टर था लिमिटेड रोल कैसा था, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कम कैसे थी, एडवर्स इफेक्ट क्या थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से डिक्लाइन होने के। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम मेरा वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग। ऐसा नहीं था कि भैया बिल्कुल ही खराब था, कुछ कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिल्डअप होना स्टार्ट हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब वो भी क्यों हुई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की बुरी हालत हो गई थी, लड़ा था, जीत गया था जुड़ के फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, लेकिन क्या था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। इंडिया के सोल्जर्स भी लड़के आए थे बहुत ब्रेवली वहाँ जाके, लेकिन क्या अब उधर का माल, अब उधर की इंडस्ट्रीज क्या है, युद्ध जब होता है ना तो इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, और इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी तो वहाँ एकदम से अब रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई। तो क्या करें, अब थोड़ा बहुत माल तो इंडिया से भी देना पड़ेगा। तो फिर इंडिया ने क्या करा, इस मौके का इंडिया ने फ़ायदा उठाया कि भाई जब ब्रिटेन का दिमाग जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ था, तो है, और हमारे यहाँ से ऑब्वियसली बच्चा वर्ल्ड वॉर होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होता है, तो इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर जाना बंद हो गया, वो इंडिया में ही रहने लगा। तो फिर यहाँ पे इंडिया के कुछ इंडस्ट्रीज थे, दादा भाई नारोजी हो गए, ठीक है, इनने क्या करा, अपना टिस्को प्लांट स्टार्ट कर दिया, पढ़ते हैं क्या होता है। तो इंडिया ने थोड़ी थोड़ी अपनी धीरे क्या करने लगी, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने लगा। इंडस्ट्री स्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड वर मेनली कॉन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल तक थी, जूट मिल्स तक थी, 2 तक थी। कहाँ थी, एक तो थी वो कॉटन और एक जूट, यहाँ तक उनने पहले तो इन 2 में स्टार्ट किया। अभी जो कॉटन वाले हैं ये इंडियन के हाथ में थे, और जूट वाले थे, जूट क्या होता है, थोड़ा महंगा बिकता है, तो किसके हाथ में थे, किसके, ब्रिटिश के हाथ में थे। जूट की चीज़ ब्रिटिश डोमिनेटेड थी, कॉटन इंडियन डोमिनेटेड थे। और ये कॉटन कहाँ से होता है, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मेनली गुजरात एंड महाराष्ट्र में। तो वहाँ की टेक्सटाइल जो थी, मिल्स थी, वो इंडियंस के पास थी। और जूट कहाँ होता है, अपने नॉर्थ इंडिया, वेस्ट बंगाल साइड होता है, असम में होता है, ठीक है। उस टाइम बांग्लादेश में होता था, ढाका, बांग्लादेश अपना ही पार्ट था, तो उधर होता। तो वो सब कौन था, किसके हाथों में था, वो ब्रिटेन के हाथ में था। टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, टर्निंग पॉइंट, अब यहाँ से इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चालू हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, व्हेन टिस्को सेटअप इट्स स्टील एंड आयरन प्लांट इन जमशेदपुर बिहार। अब तो क्या जमशेदपुर शायद झारखंड में हो गया है, लेकिन पहले वो बिहार में था। इन इंडस्ट्री के पहले बिहार झारखंड एक ही थे, बाद में अलग अलग हुए। तो 1907 में टिस्को ने क्या करा, अपना स्टील और आयरन प्लांट का उद्घाटन कर दिया, और धीरे करते करते वो यहाँ से खूब सारा आयरन और स्टील बनाने लगा। तो इंडिया में आयरन स्टील बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे आती गई। आफ्टर कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब हमारे यहाँ रॉ मटेरियल भैया थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कम कम भेज पा रहे थे ब्रिटेन। तो हमारा रॉ मटेरियल का यहाँ ठहराव हुआ, यहाँ रुका, इंडिया की इकॉनमी में रहा। तो फिर हमने धीरे अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना स्टार्ट किया। तो मतलब कुछ इंडस्ट्रीज आ गई थी, लेकिन वो क्या थी, मॉडर्न थी, नई थी, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बस न्यू न्यू बनी थी। तो गाइस ये था मेरा लेक्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। अब नेक्स्ट जो आएगा वो मेरा फॉरेन ट्रेड पे आएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे आएगा, जो भी आपका फोर्थ लेक्चर होगा। तो प्लीज़ गाइस जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। ऐसी अच्छी अच्छी पढ़ाई करते रहें, लेक्चर्स देखते रहें। नोट्स PDF लिंक रहता है, उसको डाउनलोड करें, अपने कॉपी बनाएं। नोट्स बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए, बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको अपने पास रखें, ज़रूर इस पर नोट डाउन करें, लिखें इसको, ठीक है। PDF से रीड करने से बेटर है कि आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लें, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें, 12th में अच्छे नंबर लेके आएंगे। बहुत जल्द बिजनेस स्टडीज़ का 11th क्लास के लिए भी मेरा लेक्चर आने वाला है नेक्स्ट, तो वो भी आ जाएगा। तो आप प्लीज़ अच्छा कमेंट करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।